तो चलिए, बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर में सीधे डाइव इन करते हैं। आज का ये सफ़र बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एडवांस्ड प्रोग्रामेटिक ग्राफिक्स की बारीकियों को समझेंगे। और ये सब कुछ मुमकिन होने वाला है वेब डेवलपमेंट के एक गेम चेंजर टूल यानी HTML5 कैनवास के जरिए। तो क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस बहुत ही दिलचस्प सवाल के बारे में सोचते हैं। ये जो मॉडर्न वेब ब्राउज़र्स हैं, ये इतने हैवी, कॉम्प्लेक्स गेम्स और बिल्कुल फोटोशॉप जैसी हाई लेवल फोटो एडिटिंग को बिना किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के नेटिवली कैसे रेंडर कर लेते हैं? मतलब सोचिए, एक वक्त था जब वेब एकदम स्टैटिक हुआ करता था, बस कुछ टेक्स्ट और इमेजेस का एक कलेक्शन। लेकिन आज हमारे ब्राउज़र के अंदर ही एक इतना पावरफुल नेटिव सोल्यूशन आ चुका है जिसने लिटरली सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे HTML5 कैनवस के इंट्रोडक्शन से, फिर इसे सेटअप करना सीखेंगे। उसके बाद कैनवस साइजिंग और रेजोल्यूशन को समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इसकी कोर कैपेबिलिटीज यानी मुख्य क्षमताओं को देखेंगे और आखिर में एडवांस टेक्स्ट मैनिपुलेशन की बारीकियों को डिकोड करेंगे। चीज़ें काफ़ी सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। सेक्शन 1 HTML5 कैनवस का परिचय यानी नेटिव ब्राउज़र ग्राफिक्स को अनलॉक करना। अब ये लिस्ट देखिए, ये सच में माइंड ब्लोइंग है। कैनवस की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं? फास्ट पेस्ड इंटरैक्टिव गेम्स, बिल्कुल फोटोशॉप जैसी हैवी इमेजिंग, फेशियल रिकग्निशन, पिक्सल लेवल पर रीकलरिंग, डायनामिक चार्ट्स का डेटा एनालिसिस और स्टैंडर्ड से लेकर एकदम एग्जॉटिक इमेज फिल्टर्स तक। मतलब सोच कर ही अजीब लगता है ना कि बिना किसी एक्स्ट्रा प्लगइन के हमारे ब्राउज़र के अंदर ही इतनी ज़बरदस्त पावर छिपी है। सच में कमाल है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, एक गॉचा मोमेंट जिसे इमूवेबल ड्राइंग्स कहा जाता है। कैनवस की रियलिटी ये है कि जब इस पर एक बार कुछ ड्रॉ कर दिया गया तो बस कर दिया गया, उसे बाद में मूव या एडिट नहीं किया जा सकता। तो फिर एनिमेशन कैसे होता है? मोशन का इल्यूजन क्रिएट करने के लिए उस पूरी ड्राइंग को बहुत ही तेजी से बार बार रीड्रॉ करना पड़ता है, बिल्कुल उन पुरानी टेलीविजन स्क्रीन्स की तरह जो तेजी से फ्रेम्स बदलकर हमारी आंखों को एक धोखा देती थी। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2 कैनवस सेटअप करना यानी द फर्स्ट स्ट्रोक्स। अब देखिए कि इसका HTML साइड कितना सिंपल है। लिटरली बस एक साधारण सा कैनवस टैग। बाय डिफॉल्ट ये हमारे वेब पेज पर एक इनविजिबल ट्रांसपेरेंट सा एलिमेंट बना देता है जिसकी चौड़ाई सिर्फ 300 पिक्सल्स और ऊंचाई 150 पिक्सल्स होती है। देखने में ये बहुत ही बेसिक लगता है, लेकिन यही सादगी इसकी असली ताकत की शुरुआत है, क्योंकि सारा असली जादू तो जावास्क्रिप्ट करने वाला है। और ये चीज़ बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है कि जावास्क्रिप्ट पर्दे के पीछे कैसे काम करता है। लेफ्ट साइड में जो कोड है वो पहले उस HTML कैनवास को टारगेट करता है, फिर उसका 2D कॉन्टेक्स्ट सेट करता है और फिर उसी कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके राइट साइड में ये जो हेलो वर्ल्ड वाला टेक्स्ट ब्लॉक दिख रहा है उसे रेंडर कर देता है। ये पूरा प्रोसेस एकदम प्रोग्रामेटिक है और यही इसका सबसे कूल पार्ट है। सेक्शन 3 कैनवस साइजिंग और रेजोल्यूशन। इसे हम द स्केलिंग ट्रैप भी कह सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेवलपर्स अक्सर यहाँ गलती कर बैठते हैं। इन दो कॉन्सेप्ट्स के बीच का फ़र्क एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। CSS साइज का मतलब है कि कैनवस स्क्रीन पर कितनी फिजिकल जगह ले रहा है, जबकि कैनवस रेजोल्यूशन का मतलब है कि उस एलिमेंट के अंदर की एक्चुअल पिक्सल डेंसिटी क्या है। अगर ये दोनों साइज आपस में मैच नहीं करते तो समझ लीजिए पिक्सेल्स बुरी तरह खिंच जाएंगे और डिज़ाइन का पूरा कचरा हो जाएगा। इस CSS स्निपेट को ही ले लीजिए। अगर CSS कैनवस को उसके इंटरनल रेजोल्यूशन से ज़्यादा स्ट्रेच कर देता है तो पता है ब्राउज़र क्या करता है? वो अपने आप बाइलिनियर फिल्टरिंग लगा देता है और इसका रिजल्ट बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। सारे ग्राफिक्स ब्लर या धुंधले हो जाते हैं। इसलिए ये रूल हमेशा याद रखना है, कैनवास का रेजोल्यूशन उसके डिस्प्ले साइज से परफेक्टली मैच होना ही चाहिए, फॉर श्योर। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, कोर कैपेबिलिटीज और यूजेजेस, इंटरैक्टिविटी और बैकग्राउंड रेंडरिंग। अब बात करते हैं इंटरैक्टिविटी की। कैनवस पर माउस की एग्जैक्ट पोजीशन का पता लगाना ये पूरा एक गणित है, लेकिन इसे 4 सिंपल स्टेप्स में डिकोड किया जा सकता है। नंबर 1, कैनवस का बाउंडिंग क्लाइंट रेक्टेंगल निकालिए। नंबर 2, माउस की X और Y पोजीशन कैप्चर कीजिए। नंबर 3, माउस की पोजीशन में से कैनवस की लेफ्ट और टॉप पोजीशन को माइनस कर दीजिए। और फाइनली नंबर 4,
इन वैल्यूज को राउंड ऑफ कर दीजिए ताकि एकदम परफेक्ट सॉलिड इंटीजर कोऑर्डिनेट्स मिल सके। आसान है ना? अब उसी मैथ को जरा एक्शन में देखते हैं। इस जावास्क्रिप्ट इवेंट लिसनर स्निपेट पर नजर डालिए। ये कोड बस लगातार माउस की मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है और उन सटीक कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करके कैनवस पर रेंडर कर रहा है। इसी छोटे से फॉर्मूले की वजह से कैनवस में वो पूरी इंटरैक्टिविटी आ पाती है। एकदम मैजिक की तरह काम करता है। ठीक है, अब एक और बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं, ऑफ स्क्रीन कैनवस। ये मेमोरी में क्रिएट किया गया एक इनविजिबल कैनवस होता है। इसे समझने के लिए एक थिएटर के बैकस्टेज एरिया के बारे में सोचिए, जहां ऑडियंस के देखने से बहुत पहले ही सारे प्रॉप्स और सेट तैयार कर लिए जाते हैं। ये तकनीक हमारी मेन स्क्रीन को बिना डिस्टर्ब किए सिस्टम के ग्राफिक्स हार्डवेयर का एकदम ऑप्टिमल यूज करती है। ये छोटा सा फंक्शन देखिए, ये बहुत ही पावरफुल है। ये कोड ब्लॉक सिर्फ मेमोरी के अंदर एक नया कैनवस बना रहा है और उसे पूरी तरह से नीले पिक्सल से भर रहा है। और ये सब कुछ 100% बैकस्टेज हो रहा है। स्क्रीन पर कुछ भी विजुअल रेंडर नहीं हो रहा। कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस को स्मूथ बनाने और मेमोरी में इंटरम डेटा को होल्ड करने का ये एक बहुत ही जीनियस तरीका है। अब आते हैं हमारे ग्रैंड फिनाले पर, सेक्शन 5, एडवांस्ड टेक्स्ट मैनिपुलेशन, यानी प्रोग्रामेटिक हेवी लिफ्टिंग। अब यहाँ चीजें थोड़ी सीरियस हो जाती हैं। देखिए, स्टैंडर्ड HTML और CSS में काम करना अलग बात है, लेकिन कैनवास में टूल्स बिल्कुल स्क्रैच से बनाने पड़ते हैं। इसमें काफ़ी प्रोग्रामेटिक हेवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके बदले में डिज़ाइन पर इनफिनिट क्रिएटिव कंट्रोल मिलता है। मतलब जो चाहे वो बना सकते हैं। चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। अब इस स्लाइड में जो बात सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कैनवस के पास टेक्स्ट को जस्टिफाई करने का अपना कोई इनबिल्ट टूल नहीं होता। तो इस कोड को क्या करना पड़ रहा है? इसे लिटरली हर एक शब्द की चौड़ाई को मैन्युअली नापना पड़ रहा है, वेरिएबल सेट करने होते हैं और मेजर टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके हर एक वर्ड का साइज कैलकुलेट करना होता है। ये एक पिक्सल को नापने जैसा है। और फिर आगे बढ़ते हुए ये जो कोड स्निपेट है, ये वो लॉजिक हैंडल करता है जो तय करेगा कि वर्ड्स के बीच स्पेस कितना होना चाहिए। ये मैक्सिमम और मिनिमम स्पेस साइज को कैलकुलेट करता है और फिर वर्ड्स के बीच में डायनामिकली स्पेस की चौड़ाई को इंजेक्ट कर देता है। और ये सब इसलिए ताकि वो टेक्स्ट पूरी लाइन में एकदम परफेक्टली फिट हो जाए। ये होती है असली कस्टम प्रोग्रामिंग। और फाइनली ये कोड ब्लॉक हमारे उस कस्टम जस्टिफिकेशन टूल को सीधे कोर कैनवस ऑब्जेक्ट के प्रोटोटाइप से अटैच कर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो टूल अभी बनाया गया, अब उसे पूरे प्रोजेक्ट में ग्लोबली कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बार बनाओ और बार बार इस्तेमाल करो। ये सच में एक बहुत ही एडवांस्ड और एलिगेंट कोडिंग अप्रोच है। और ये रहा विजुअल पे ऑफ। इतनी सारी हेवी कोडिंग और प्रोग्रामेटिक मेहनत के बाद का नतीजा। ये देखा जा सकता है कि कैसे ये टेक्स्ट ब्लॉक्स कैनवस पर कितनी खूबसूरती और परफेक्शन के साथ जस्टिफाई होकर रेंडर हुए हैं, बिल्कुल फ्लॉलेस। यही वो अल्टीमेट कंट्रोल है जिसके बारे में पहले बात हो रही थी। जब कैनवस की प्रोग्रामिंग की गहराई में उतरते हैं तो ऐसे ही शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में बेसिक से लेकर एडवांस्ड लेवल तक कैनवास की नेटिव पावर को एक्सप्लोर किया गया। अब अंत में सोचने वाली बात यह है कि इस अपार क्षमता को जानने के बाद डिज़ाइन की ऐसी कौन सी असंभव लगने वाली रुकावटें हैं जिन्हें कैनवास का इस्तेमाल करके सुलझाया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी लिटरली डिज़ाइन की बाउंड्रीज को पुश कर रही है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने कोड के साथ कुछ नया और एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूर इंस्पायर किया होगा।